हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज आपको साइकोलॉजी में पेपर सेकंड का चैप्टर पढ़ाऊंगी, चतुर्थांक विचलन की गणना। इससे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, वो आपने देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको बताया था विचलनशीलता के माप के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मैं आपको करा चुकी हूँ। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से ये पता चलता है कि किसी भी आवृत्ति वितरण में केंद्र में आंकड़ों की क्या स्थिति है, और विचलनशीलता की माप से ये पता चलता है कि केंद्र से दोनों छोर तक ऊपर और नीचे की तरफ आवृत्ति वितरण में आंकड़े किस प्रकार से विस्तृत हैं या किस तरह से उनकी विचलनशीलता है, कितनी वो दूर दूर हैं। तो विचलनशीलता की जो माप है वो कई तरह की हैं। जैसे प्रसार है। प्रसार से मतलब है कि प्रसार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी आंकड़ों के समूह में जो सबसे अधिक अंक होता है उससे सबसे कम अंक को माइनस कर देते हैं, वो हमारे पास उन आंकड़ों के समूह का एक प्रसार प्राप्त हो जाता है। तो विचलनशीलता की माप में सबसे पहली जो माप है वो है प्रसार है, वो बहुत ही सिंपल है निकालना। उसके बाद जो दूसरी माप है वो है क्यू या चतुर्थांक विचलन। चतुर्थांक विचलन को क्यू से हम दर्शाते हैं। क्यू इंग्लिश का जो लेटर होता है क्यू, उससे हम इसको दर्शाते हैं। तो चतुर्थांक विचलन निकालने के लिए, चतुर्थांक विचलन किसे कहते हैं, चतुर्थांक विचलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कमियां होती हैं, इस बारे में मैं पीडीएफ में आपको डाल चुकी हूँ नोट्स इस संबंध में। आज मैं आपको बताऊंगी चतुर्थांक विचलन की गणना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले अव्यवस्थित आंकड़ों में गणना किस प्रकार से होती है, उसका सूत्र है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, जैसा कि आप इस सूत्र में देख सकते हो। तो इसके लिए सूत्र अगर हम देखें तो पहले हमें Q1 निकालना होगा, फिर Q3 निकालना होगा। Q1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है n+1 अपॉन 4 वा नंबर या संख्या, और Q3 निकालने के लिए है 3 ब्रैकेट में n+1 अपॉन 4 वा नंबर। तो उदाहरण आप देखिए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि ये संख्याएं हैं, अव्यवस्थित आंकड़े हैं ये, इसमें कोई हमारे पास आवृत्ति वितरण नहीं है। इन अव्यवस्थित आंकड़ों को पहले हम क्रम से लिख लेंगे, इनको व्यवस्थित कर लेंगे, जैसे 2 3 3 4 5, मतलब कम क्रम से अधिक बढ़ते हुए क्रम तक इसमें हम इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें देखा टोटल जो संख्या है वो 19 है, तो यहाँ पर हमारा जो n है वो 19 है। तो Q1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q1 का फॉर्मूला जैसे ऊपर मैंने आपको बताया n+1, तो n है हमारा 19 यहाँ पे, और +1 अपॉन 4, तो ये हो गया 5 आया हमारा आंसर। इसका मतलब 5वां नंबर कि जो हमने व्यवस्थित किया था आंकड़ों को, उसमें 5वां नंबर जो है वो है 5वीं संख्या जो है वो 5 है। तो यहाँ पर हमारा Q1 आ गया 5। इसी तरह से Q3 निकाल लेंगे। 3 19 + 5, क्योंकि 19 संख्या है हमारी, अपॉन 4 वा अंक, तो 3 से हम इसको गुणा करेंगे 20/4 को, और ये आया हमारा 3 से गुणा 20/4 को भाग करेंगे 4 से 20 को, तो ये आ गया अपना 4 पंजे 20 और 5/4। फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 को हम करेंगे 3 से गुणा, तो 60/4। तो 60/4 को जब हम 4 से 60 को भाग देंगे तो हमारा आएगा ये 15वां अंक। यहाँ पर जो 15वां अंक है वो है 9। तो इस तरह से जो हमारा Q3 है वो आ गया हमारा 9। और Q निकालने के लिए फिर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो था Q3 माइनस Q1 अपॉन 4, तो Q3 हमारा 9 है, और
Q1 हमारा 5 है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 4/2, और ये हमारा आया 2 आंसर। तो ये अव्यवस्थित आंकड़ों में Q निकालने का, चतुर्थांक विचलन निकालने का तरीका है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमें व्यवस्थित आंकड़ों में किस तरह से Q ज्ञात करना है, तो उसका ये सवाल आप देख सकते हो। व्यवस्थित आंकड़ों का मतलब है जब हमारे पास आवर्ती वितरण होता है। यहाँ पर आवर्ती वितरण दिया हुआ है, आवर्ती वितरण के साथ ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले हम इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लिख लेंगे, इसको ऐसा का ऐसे ही, फिर 2 में 5 को जोड़ेंगे, 7, 7 में 4 को जोड़ेंगे, सॉरी 5 में 2 को जोड़ेंगे, 7 आया, 7 में 7 को जोड़ेंगे 14, 14 में 19 को जोड़ेंगे 23। इस तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे ऊपर वाली संख्या को, तो बाद में हमारा 60 आया। क्योंकि हमारा n यहाँ पे 60 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से हम निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव से मतलब है सम्मिलित करते हुए, जोड़ते हुए जब हम फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं। तो ये निकालने के बाद अब हमारे पास जो फॉर्मूला है Q का यहाँ पर, वो है L + n/4। इसमें भी हम पहले Q1 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है Q3 - Q1/2। वही फॉर्मूला है जो हमारा अव्यवस्थित आंकड़ों में था। तो सबसे पहले Q1 निकालेंगे। तो Q1 निकालने के लिए हम पहले n/4 करेंगे। तो n है 60 और 4 से गुणा इस करेंगे तो 15 हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 15 हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो 15 जो आ रहा है ये n/4, ये आ रहा है हमारा इस वाले वर्गांतर में। तो एक लाइन हम इस तरह से खींच लेंगे, दोनों को अंदर लेते हुए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वर्गांतर है, ये जो वर्गांतर जो हमने लिया, इसकी जो है वो लोअर लिमिट लेंगे L। तो लोअर लिमिट होगी 45 में से 0.5 जब हम कर देंगे, वो हमारी निम्नतम सीमा होगी। तो ये हो गया हमारा 44.5। और अब n/4 हमारा यहाँ पर है, n है हमारा n/4 हमारा आया था 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 - f, f जो है वो जहाँ पे हमारा ये n/4 पड़ रहा है, जैसे 23 वाले उसमें, क्योंकि यहाँ 14 है, फिर 23 और ऊपर ज़्यादा हो गया, तो इस वाले खाने में हमारा जो है n/4 है। तो इसके नीचे वाली जो संख्या होगी वो होगी f। तो f हो गया यहाँ पर 14, और इसी की आगे जो फ्रीक्वेंसी है इसी वर्गांतर की, वो हमारी होगी स्मॉल f, जैसा कि आप सूत्र में देख सकते हो। तो 15 - 14/9 × 5, क्योंकि इसमें 5 का अंतर है। तो सॉल्व करने पर आप देख सकते हो 44/5 प्लस 15 में से 14 गया 1, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5/9। इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 44.5 प्लस 0.5 है तो 0.56 कर लेंगे इसको, और जोड़कर हमारे पास आएगा 45। तो ये 45 जो है वो हमारा आ गया Q1। 45.06 आएगा, सॉरी 45.06। तो यहाँ पे Q1 आ गया। इसी तरह से Q3 निकाल लेंगे। Q3 निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इसमें 3/1/4, 3/1/4 निकालेंगे पहले। तो ये हमारा आया 45, क्योंकि 3 × 60/4, तो 180/4, और ये हमारा है 45। तो 45 हम देखेंगे इसमें कहाँ पर आ रहा है, 45 इसमें आ रहा है, 46 वाले उसमें,
क्योंकि ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो हम इस वर्गांतर को भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमारा जो Q3 है वो इस खाने में पड़ रहा है। तो अब इसी वर्गांतर की हम निम्नतम सीमा ले लेंगे। 54.5 प्लस हमारा ये आया 45, Q3 आ रहा है हमारे 45 माइनस 45, मतलब जिस उसमें आ रहा है ये, उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 37। तो 45 माइनस 37, नीचे वाली जिस भी खाने में हमारा n/4 या 3n/4 आता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो f होती है। तो f हमारी यहाँ पे आया 37 और बटा 9, क्योंकि इस वर्गांतर की जो आवृत्तियाँ हैं वो हमारी 9 हैं। तो इस तरह से इंटू 5 करके हमारे पास आया 54.5 प्लस 8/9 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 54/5.5 बटा 40/9। तो इस तरह से ये हमारा Q3 आ गया हमारा 58.94। अब हम यहाँ पर Q निकाल लेंगे, Q3 माइनस Q1/2। Q3 आया यहाँ पर 58.94 और Q1 हमारा था 45/45.06। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.88/2 इज इक्वल टू 6.94। तो ये हमारा आ गया 6.94 आंसर Q का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से Q की गणना हम अव्यवस्थित और व्यवस्थित आंकड़ों में कर सकते हैं। मैं समझती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।